नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक महत्वपूर्ण बात दोबारा कर लेते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में जब हम बात करते हैं तो कश्मीर में आग किसने लगाई, कम से कम उस दौरान में, जबकि 1980 से लेकर 90 तक, और उसके बाद में, तो उसके बाद में एक व्यक्ति था जिसने कई लोगों की हत्या की और टेलीविज़न पर आकर के उसने बोला कि हाँ, मैंने इनको मारा, मैंने पंडितों को मारा। और हिंदुस्तान के सारे टेलीविज़न स्टूडियोज़ ने, बड़े बड़े एंकरों ने उसको बुलाया और उसके साक्षात्कार लिए, उसको हीरो की तरह से पेश किया। और उस आदमी यासीन मलिक ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, उनसे उनके साथ चाय पी। तो ये ऐसा हो कैसे रहा था? ये किस तरह से संभव है कि एक देश का प्रधानमंत्री एक आतंकवादी से मिलता है, और वो भी हत्यारा, जो कहता है कि मैंने इतने लोगों को मारा है? तो ये सारा कथानक किसने तैयार किया? अभी पिछले दिनों श्रीमान फारूक अब्दुल्ला, जिनके राज में ये सब कुछ कश्मीर जला, पूरी तरह से जला, उन्होंने जलने दिया। अब वो जलने के बिल्कुल भभका मार के जलने वाला था, तो वो इंग्लैंड भाग गए गोल्फ खेलने के लिए और कश्मीर को जलने के लिए छोड़ दिया। और उस फारूक अब्दुल्ला के बारे में रॉ के पूर्व चीफ एएस, श्रीमान एएस दुल्लत कहते हैं कि, और कहते रहे हैं बहुत दिनों से, कि दिल्ली को फारूक अब्दुल्ला को ट्रस्ट करना चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए। भाई, दिल्ली ने, यानी कि वाजपेयी जी के ज़माने में जब ये कहा जाता था कि इनको इनकी सिफारिश पे ही इनको आगे बढ़ाया गया, फारूक अब्दुल्ला की सिफारिश पे। और फिर ये भी हुआ, करीब करीब होने वाला था कि उपराष्ट्रपति का पद श्रीमान फारूक अब्दुल्ला को दे दिया जाए, जिनको वज़ीर डिस्को, कश्मीर के लोग वज़ीर डिस्को के नाम से जानते थे। जब उनकी पूरी कैबिनेट और पूरे उनके अफसर उनका इंतज़ार करते थे, और वो मोटरसाइकिल पे फिल्म के अभिनेत्रियों को कश्मीर में घुमा रहे होते थे। तो ऐसे वज़ीर डिस्को पर विश्वास करना चाहिए। इसकी जो पैरवी करने वाले एएस दुल्लत, उन पे एक ही इल्ज़ाम है और पूरी तरह से ठीक भी है। और वो ये मानते हैं कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सब लोगों को पैसे बांटती हैं, या कि टेररिज्म से, या कि सूचना लेने के लिए पैसे देने का सिलसिला पूरी दुनिया में चलता है। इसलिए उन्होंने भी जो किया, कश्मीर में आतंकवादियों को अरबपति करोड़पति बना दिया। अब ये यासीन मलिक, जिसके साथ में कुछ नहीं हुआ, उसके अब वो जेल में है, और अब उसका मुकदमा खुला है, क्योंकि 370 हट गई है। और ये एएस दुल्लत और ये फारूक अब्दुल्ला और उनके साथी और ना जाने कितने और, वो आज तक छाती पीट रहे हैं कि 370 क्यों हट गई, ये हो गया और वो हो गया। तो इनको समझें, इस यासीन मलिक की संपत्ति कहते हैं कि करोड़ों में है, कोई 30-40 करोड़ है। यानी कि इंसेंटिवाइज किया एएस दौलत ने, फारूक अब्दुल्ला ने, और बहुत से लोगों ने, दिल्ली ने भी, चाहे वो वहाँ पे कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने, कि भाई आतंकवादियों को पैसा दे करके, उनसे जानकारी ले करके, उनको पूरी तरह से पाकिस्तान की गोद में नहीं बैठने देंगे। यानी उनके अंदर भी उनकी जो संस्थाएं हैं, जो आतंकवादियों के गिरोह हैं, उसमें हम अपने जासूस जो है वो पैदा कर लेंगे, और उनके ज़रिए हम महत्वपूर्ण खबरें लेंगे, जासूसी का काम करेंगे। तो इस कवर में, इस पर्दे के पीछे आतंकवादियों को प्रमोट किया गया, उनको करोड़पति बनाया गया, इंसेंटिवाइज किया गया। जो दूसरे लोग समझते थे कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, तो चलो आतंकवादी बन जाएं, अपना नाम ऊंचा कर लें, तो हमें भी सरकारें पैसा देने लगेंगी। उनको पाकिस्तान से तो पैसा मिल ही रहा था, और भी दुनिया भर से कई तरीके से उनके पास पैसा आता था, भारत की सरकार का पैसा, जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं थी, वो आतंकवादियों को दिया गया। और एक ये
जो एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा उदाहरण है यासीन मलिक, जिसने टेलीविज़न पे आके बार बार कहा कि हाँ मैंने इतनों को मारा, उतनों को मारा, और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारने के लिए उसमें अभी तो सिर्फ टेरर फंडिंग के बारे में उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, लेकिन उससे पहले वहाँ तक आराम से घूम रहा था, उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा था, उसको शांति का दूत बनाया जा रहा था, उसको गांधीवादी बना के बताया जा रहा था। और इन सब के पीछे कितने दिमाग चले होंगे। यानी कि ये आप देखिए कि रिसर्च एंड एनालिसिस में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोग ये कहते हैं कि दुनिया में इंटेलिजेंस है जी चीज़ पैसा देती हैं, यानी कि इन्होंने रुपए पैसे का, जनता के धन का नाला खोल रखा था और उससे जो है ये ऐश करवाते थे आतंकवादियों को। ये पूरी की पूरी तरह से ये एक कल्चर बना दिया गया। और आज ये आदमी कह रहा है कि अब परिस्थिति बदल गई है, पहले से खराब हो गई है। ये आदमी 370 को हटाने के विरोध में है। तो फारूक अब्दुल्ला भी हैं, और भी कश्मीर के बहुत सारे नेता हैं। तो हमारे देश में अंट शंट और ख़राब नेता उत्पादन करने का बड़ी भारी जो है वो संभावनाएं रहती हैं और सामने भी आई हैं। लेकिन ये मोटा मोटा माना जा सकता है कि जो प्रदेश अपने 1947 के तुरंत बाद से ही इतने बड़े झमेले में पड़ा हो, आतंकवाद में पड़ा हो, तो उसने कितने खराब नेता पैदा किए हैं। और श्री फारूक अब्दुल्ला के पिताजी को बड़े लंबे समय तक नेहरू जी ने ही जेल में रखा था। तो ये एक क्या एक विचित्र संयोग है। लेकिन अब कहते हैं कि कुछ सुधार होने को है, क्योंकि जहाँ 70-75 साल से जो टेररिज्म चल रहा हो, जो गड़बड़ी चल रही हो, उसमें सब कुछ ठीक तो रातों रात या 1-2 साल में तो हो नहीं जाएगा। बहुत सारी कहते हैं कि कश्मीर के जो एक्सपर्ट हैं, कश्मीर के बारे में वहाँ रहते हैं और वहाँ से संबंध रखते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, वो भी बोलते हैं कि यहाँ बहुत कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये तो सच है कि शायद बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से कुछ काम हो रहा है। बहुत सारे काम ऐसे भी हो रहे हैं या कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, या जो कि उनके नाक के नीचे हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पूरा का पूरा समाज, जिसके लोग, जिसके माता पिता अपने बच्चों को पत्थर मारने के लिए प्रेरित करते थे, उस समाज में परिवर्तन अगर होगा तो निश्चय ही समय तो लगेगा। तो हमने विलेंस ऑफ वैली की बात की, इसमें फारूक अब्दुल्ला भी हैं और एयर रॉ के फॉर्मर चीफ एएस दुल्लत भी हैं, जो कब कह रहे हैं कि अब पहले से स्थिति खराब है। और वो अभी जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है उन पे भी अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। वैसे इंटेलिजेंस के ऑफिसर इस तरह की बातें करते नहीं हैं, लेकिन ये तो महान व्यक्ति हैं, ये बहुत ही एरोगेंट हैं। जैसे इस तरह के नौकरशाह हुआ करते हैं जिनके पास में अनलिमिटेड पावर रही है, इन्होंने पैसे बांटे हैं, इन्होंने जो है वो आतंकवादियों को करोड़पति बनाया है। तो ये एरोगेंट तो हैं ही। इनके कई जो साक्षात्कार पहले भी थे और अब भी आ रहे हैं, उसमें भी पता लगता है कि ये कितने एरोगेंट व्यक्ति, हर इन्होंने कितना नुकसान किया है देश का, कितना नुकसान किया है इन्होंने कश्मीर का और जनता का। क्योंकि हत्यारों को और टेररिस्टों को इन्होंने करोड़पति बनाया है, अमीर बनाया है। तो हमें आशा है कि वैली ऑफ विलेंस ऑफ वैली, इसमें हम आगे भी और बातचीत करेंगे। कश्मीर के जो मैं रहने वाले जो मित्र हैं, जो वहाँ के बारे में समझते हैं, जो एक्सपर्ट है, उनसे भी बात पे प्रयास करेंगे बात करने का, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज की परिस्थितियाँ क्या हैं, आज की जो भी परिस्थितियाँ हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक उसमें जो इन्फ्लुएंसेज हैं, पहले की जो घटनाएं हैं, उनका प्रभाव कितना है, ये भी देखने समझने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम देखा। चैनल बात 25 को आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हम आपसे फिर अवश्य मिलेंगे एक महत्वपूर्ण बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।